नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे करौली में जिस वंश ने शासन किया उसके बारे में। करौली आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये करौली है। आज वर्तमान में देखें तो करौली एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन पहले केवल ये जो अभी जिसका जो जिला वाला क्षेत्र है वो इतना ही नहीं था। पहले देखो रियासत काल में इसका क्षेत्र कोई इस अभी वाला जो जिला है इसके अंतर्गत हो, ऐसा कोई जरूर नहीं है। यानी कि आसपास का क्षेत्र रहा होगा ही। अब आसपास का क्षेत्र में से देखो, कुछ क्षेत्र इसका एमपी में आ रहा है, कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी आएगा। अगर जैसे माना कि धौलपुर वाला कुछ पार्ट अगर इसके अंतर्गत आ जाता है तो आगे यूपी वाला पार्ट भी आ जाएगा। जो आज वर्तमान में यूपी में है वो पहले हो सकता है करौली का अधीन हो। ठीक है ना। तो इस करौली में जिस वंश ने शासन किया विद्यार्थियों, उस वंश का नाम है यादव वंश। कौन सा है? यादव वंश। अपने को मतलब ये कृष्ण भगवान के वंशज से जोड़ते हैं। अपने आप को किससे जोड़ते हैं? कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान यदुवंशी थे। तो जैसा भी है, तो एक तो हम करौली के बारे में कुछ बातें जानेंगे। करौली जो डिस्ट्रिक्ट है या करौली का जो नाम है वो करौली किस प्रकार पड़ा, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। प्राचीन समय में इसको कौन से, क्योंकि आप अभी वर्तमान देखते हैं तो आपने एक मत्स्य प्रदेश का नाम सुना होगा। इसका नाम सुना है मत्स्य प्रदेश का। और इसमें मुख्य रूप से अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर आता है। आता है ना? एक ट्रिक भी बना रखी है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ABCD ये आते हैं। और मत्स्य प्रदेश की राजधानी आपको पता है विराटनगर हुआ करती थी। विराट या विराटनगर, कौन सी हुआ करती थी? विराटनगर हुआ करती थी। विराटनगर पहले तो जयपुर में आता था, आजकल कोटपुतली बहरोड में आने लग गया। और ये जो भरतपुर है इसके आसपास वाला क्षेत्र सूरसेन कहलाता था। भरतपुर, मथुरा, इसके आसपास वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? सूरसेन कहलाता था। तो आज जो करौली है ये, इस करौली का कुछ पार्ट तो आता था मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत। के अंतर्गत आता था मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत। और कुछ प्रदेश आता था सूरसेन प्रदेश के अंतर्गत। और मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी हुआ करती थी विद्यार्थियों? विराटनगर हुआ करती थी। और सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी मथुरा। कहाँ हुआ करती थी? मथुरा। और मथुरा कहाँ है? यूपी में वर्तमान में। तो ऐसे यहाँ पर हम देखेंगे। फिर हालांकि देखो, इनके शासकों से ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं। एक दो शासक उनसे सवाल बनते हैं। एक तो 1857 क्रांति के समय जो करौली का शासक रहा है उसके बारे में बनता है एक सवाल तो। और एक बनता है एक जो 1817 के आसपास इन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधिया की थी, के बारे में उल्लेख मिलता है। 1817-18 में काफ़ी लोगों ने काफ़ी रियासतों ने क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी। मेटकॉप आया था। मेटकॉप ने ये आर्थिक पार्थिक्य नीति के तहत सबको क्या कर लिया था? अपने अधीन कर लिया था। तो हेडिंग डालो आप सभी, करौली का यादव वंश। जैसे जैसलमेर का भाटी वंश पढ़ा ना हमने, इसी प्रकार यहाँ का क्या पढ़ेंगे? देखो विद्यार्थियों, अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं कि करौली का संस्थापक कौन था। बाकी जो NCERT की पुस्तकें हैं उसमें किसको माना है? अर्जुन पाल को माना विद्यार्थियों। और कहते हैं कि इसने 1348 में, कब? 1348 में यादव वंश की स्थापना की थी करौली में। देखिएगा, करौली कस्बे की स्थापना, करौली कस्बे की स्थापना अर्जुन पाल के द्वारा 1348 ईस्वी में की गई थी। करौली को रेखांकित कर लो। देखो विद्यार्थियों, करौली को कल्याणपुरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? करौली को रेखांकित करके लिखो, इसे कल्याणपुरी भी कहते हैं। अन्य नाम क्या मिलता है इसका? कल्याणपुरी। आपने डिग्गी का कल्याण जी का मंदिर का नाम सुना होगा। डिग्गी में श्री कल्याण जी का मंदिर है।
तो इसी प्रकार कहते हैं करौली में कल्याण जी का मंदिर है, और इसी वजह से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है, कल्याणपुरी पड़ा है। देखिएगा करौली में श्री कल्याण जी का मंदिर स्थित है, इसलिए करौली का नाम कल्याणपुरी पड़ा। वैसे विद्यार्थी ध्यान रखना, करौली से हमेशा क्वेश्चन बनता है, चाहे श्री महावीर जी को लेकर बने। एक तो किसको लेकर बनता है करौली से क्वेश्चन, श्री महावीर जी को लेकर बनता है। और एक बनता है कौन सी माता है वहाँ पर, केला माता, कौन सी है, केला माता, केला माता है ना, हाँ केला माता के मंदिर को लेकर बनता है। एक उसके मेले को लेकर बन जाता है, एक उसके भक्तों को लेकर बन जाता है, एक वो गीत जो गाया जाता है उसको लेकर बन जाता है। और एक 1857 क्रांति के समय करौली का शासक कौन था ये बनता है। एक जब अंग्रेजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की उस समय शासक कौन था। ये कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ से हमेशा सवाल बनते हैं। कभी कई कई बच्चे कहते हैं सर इसको शॉर्ट में पढ़ाओ। शॉर्ट में अगर हम पढ़ाते हैं, मैं 10 लाइन लिखा सकता हूँ, 10 लाइन में करौली को समाप्त कर सकता हूँ, और क्वेश्चन और बाहर नहीं जाएगा। लेकिन फिर उससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। फिर फैक्ट तो मिल जाएगा आपको, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। कभी आपको जरूरत हो ऐसे का सर हमें तो केवल फैक्ट चाहिए, फैक्ट भी दे सकता हूँ मैं इसी बात। तो देखो करौली को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, कल्याणपुरी कहते हैं। यहाँ पे एक नदी बहती विद्यार्थियों, भद्रावती नदी, इसलिए इसको भद्रावत नगरी भी कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर भद्रावती नदी बहती है, इसलिए इसे भद्रावती नगरी भी कहते हैं। भद्रावती नगरी भी कहते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है, अभी वापस और बता देता हूँ। आप किसी भी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरुआत का जो उनका इतिहास है वो बड़ा संदिग्धपूर्ण होता है। अलग अलग स्रोत, अलग अलग किंवदंतियाँ, अलग अलग जानकारी देती। एक किंवदंती है केवल, मतलब ऐसा लोग कहते हैं, मतलब इसका कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं मिलता हमें। देखिएगा ऐसी किंवदंती है कि करौली राज्य का निर्माण वर्ष 1995 में भगवान कृष्ण के वंशज, भगवान कृष्ण के वंशज, ब्रैकेट में कौन से नंबर के थे, 88वें राजा विजयपाल, विजयपाल जादौन ने, जब तो हम कह रहे हैं ना जादौन शाखा थी यहाँ पे, याद हो गया ना, विजयपाल जादौन ने करवाया था करौली का। या करौली में यादव वंश का स्थापना किसने करवाई थी, विजयपाल जादौन ने। ये केवल किंवदंती, ऑथेंटिक प्रमाण नहीं, ध्यान रखना। देख लिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर हालांकि आधिकारिक तौर पर करौली के यादव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है, आधिकारिक रूप में अर्जुन पाल का नाम याद रखना आप।
ऑफिशियल। हालांकि आधिकारिक तौर पर करौली की स्थापना या करौली में राजवंश की स्थापना अर्जुन पाल के द्वारा की गई। ये तो केवल लोगों में ऐसी मान्यता है, ऐसी लोग मानते हैं, मतलब किंवदंती है ऐसी। लेकिन अगर करौली के बारे में हमें पुराणों में जानकारी मिलती है विद्यार्थियों, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं करौली का इतिहास बहुत ही पुराना है। कैसा है? पुराना है। अगर पुराणों में इसकी जानकारी मिल रही तो लिखिएगा। पौराणिक कथानकों से पता चलता है कि सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। पौराणिक कथानकों से पता चलता है कि मथुरा के राजा मथुरा के राजा जिनका नाम है यदु, मथुरा के राजा यदु के पुत्र यदु के पुत्र चिंदपाल के द्वारा चिंदपाल के द्वारा अपनी राजधानी मथुरा से परिवर्तित करके बयाना को बनाया। मथुरा से चेंज करके किसको बनाया था? बयाना को बनाया। तथा करौली को बयाना के अधीन किया था। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति है, एक शासक है, जिसका नाम क्या? जिंदपाल। क्या नाम है? जिंदपाल। किसका बेटा है? यदु का बेटा है विद्यार्थी। यदु कहाँ का शासक था? मथुरा का शासक था। तो इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो मथुरा से चेंज करके कहाँ कर दी है? बयाना कर दी। और बयाना के अधीन किसको कर लिया इन्होंने? करौली को कर लिया। मतलब हम ये कह सकते हैं जिंदपाल ने करौली को अपने अधीन किया था। करौली में जिस वंश ने शासन किया उस वंश का नाम क्या है? ये लिखा दिया कि मैंने आपको? करौली में यादव वंश ने शासन किया, ये बात लिखा दी? नहीं लिखाई होगी बहन जी। देखो, करौली में यादव वंश ने शासन किया था। कौन से ने? यादव। और यादवों की भी जादौन शाखा ने। कौन सी शाखा ने? कई जगह अगर आपको मिले ना यादवों की कौन सी शाखा ने किया था, तो जादौन शाखा ने। यादव वंश ने शासन किया, ब्रैकेट में जादौन शाखा लिख सकते हैं आप। लिख लिया? देखो, करौली के राजा करौली के राजा स्वयं को कृष्ण भगवान का वंशज मानते हैं। किसका वंशज मानते हैं विद्यार्थियों? कृष्ण भगवान के वंशज। वो भी मानते हैं, जैसलमेर के जो भाटी थे ना, वो भी। अब देखो विद्यार्थी, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में वैदिक सभ्यता आता है, और वैदिक सभ्यता के बाद में जनपद। वैदिक सभ्यता के लास्ट तक क्या आ जाते हैं? जनपद। और काफ़ी जनपद मिलकर एक महाजनपद बनता था। एक महाजनपद में क्या होता था? काफ़ी जन मिले हुए थे। जन मिलके जनपद बना, और जनपद मिलके क्या बने? महाजनपद बने। तो महाजनपद काल की अगर हम बात करें, तो महाजनपद काल में दो जनपद थे विद्यार्थी बड़े। एक का नाम था मत्स्य और एक का नाम था सूरसेन। क्या नाम था? सूरसेन। तो करौली वाला जो पार्ट है, करौली जो राज्य था, का आधा कुछ हिस्सा तो किस में आता था? मत्स्य के अंतर्गत आता था, और कुछ आता था सूरसेन के अंतर्गत। सूरसेन की राजधानी क्या हुआ करती थी? मथुरा हुआ करती थी। और मत्स्य की राजधानी क्या हुआ करती? विराटनगर हुआ करती। देखिएगा, महाजनपद काल में
महाजनपद काल में करौली का कुछ भाग, करौली रियासत का कुछ भाग, करौली रियासत का कुछ भाग। आप अभी वर्तमान वाला करौली को ना देखें, वर्तमान तो डिस्ट्रिक्ट है वो तो, इसकी सीमा तो अभी अलग है, पहले कोई सीमा ये फिक्स थोड़ी थी उसकी, पहले तो रियासत थी वो। जैसे आप पहले जोधपुर रियासत के बारे में पढ़ते हैं, तो जोधपुर में क्या जोधपुर जिला ही आता था क्या? वो सारा उसका आसपास का जितना भी क्षेत्र था वो सारा उसमें आता था। जोधपुर में एक बार अजमेर भी आता था, जोधपुर के अंतर्गत क्या आता था? अजमेर। अजमेर के ऊपर अधिकार कर लिया तो उसका अधीन ही रहेगा वो, जैसी बात है। तो इसका कुछ पार्ट, जो करौली का कुछ पार्ट तो आता है मत्स्य जनपद के अधीन, और कुछ आता है सूर से। वापिस बोलना, सेंटेंस क्या लिखा था आपने? महाजनपद काल में करौली का कुछ भाग मत्स्य जनपद तथा कुछ भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था, सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। क्लियर? अब आपने जहां मत्स्य जनपद लिखा है उसकी राजधानी लिख लो विराटनगर। मत्स्य की राजधानी क्या थी विद्यार्थियों? विराटनगर। और विराटनगर पड़ता है वर्तमान जयपुर में, सॉरी, जयपुर में पड़ता था वर्तमान कोटपुतली बहरोड। तो वो जयपुर ही याद है ना ज्यादातर, विराटनगर अब देखो, जो सूरसेन है ना विद्यार्थियों, इसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? मथुरा। इसकी भी लिख लो। और मथुरा वर्तमान में कहा, यूपी में ही है। सर आपने हमें इतना उलझा दिया, करौली में यादव वंश का संस्थापक है कौन ये बता दो आप तो हमें। तो करौली की स्थापना की है, जैसे मेरी बात सुनना, क्या जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक राव जोधा है? राव सिया है ना। लेकिन राव सिया ने जोधपुर थोड़ी बसाया था, जोधपुर तो किसने बसाया था? जोधा ने बसाया था। इसी प्रकार जो अर्जुन पाल का नाम आता है वो करौली का संस्थापक कहलाता है। वो करौली का यादव वंश का संस्थापक नहीं है। करौली का, करौली नगर बसाया उसने, करौली कस्बा बसाया उसने। तो अर्जुन पाल ने तो क्या बसाया? करौली। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑथेंटिक आंकड़े देखें तो विजय पाल को इसका आपको आदि पुरुष मानना पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा, मैं बताता हूँ, रुको टेंशन मत लो ज्यादा। आपसे पूछा जाए करौली में यादव वंश ने शासन किया है, इस यादव वंश को अगर हम देखें रियासत काल में, तो यहाँ पर अगर ये करौली है, करौली जो शहर है या करौली जो कस्बा है वो अर्जुन पाल ने बसाया है। किसने बसाया? अर्जुन पाल ने। लेकिन करौली में जो यादव वंश की स्थापना की है वो विजय पाल ने की। यानी कि आपसे पूछा जाए करौली के यादव वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष या संस्थापक किसको मानेंगे हम? विजय पाल को मानेंगे। मैं विजय पाल तक पहुंचा नहीं हूं अभी, है ना, नाम नहीं लिखा है ना मैंने विजय पाल का आप कहीं पे। तो वो विजयी पाल लिखा है, वो केवल किवंदत्ती में ऑथेंटिक स्रोत के अनुसार नहीं लिखा है मैंने। मैंने कहा ऐसी किवंदत्ती है, और वो विजय पाल नहीं लिखा है, वहां लिखा है विजयी पाल। तो हो सकता है संभवतः यही विजय पाल हो, है संभवतः ये क्या हो, विजय पाल, विजय पाल ही विजय पाल हो। लेकिन हमें विजय पाल का उल्लेख नहीं मिला वहां पर, किवंदत्तियों में तो विजय पाल कहा गया है। तो शुरू, मैंने कहा ना, शुरुआत का जो इतिहास है उसको लेकर इतिहासकारों में भी मतभेद रहता है। लोकल ग्रंथ अलग बात कह देता है, जो सेंटर लेवल के या स्टेट लेवल के जो ग्रंथ है वो अलग बात बोल देते हैं। अब ये तो आसपास के जो छोटे मोटे, कोई माना कि किसी की ये जो कुछ जातियाँ होती है वो रिकॉर्ड रखती है अपने पास, तो उन रिकॉर्ड में ऐसी चीजें मिल जाती है। तो आपको उलझना ही नहीं ना, आपको मैंने सीधा सीधा बता दिया कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि करौली का संस्थापक कौन है, तो अर्जुन पाल बताना है आपको। करौली में यादव वंश का संस्थापक कौन है, तो विजय पाल बताना है, बस। टेंशन क्यों? हेडिंग डालो विजय पाल, एक एक को पढ़ लेते हैं। विजय पाल।
देखो, इसे करौली के यादव वंश का संस्थापक ऑब्लिक आदि पुरुष ऑब्लिक मूल पुरुष माना जाता है। ठीक लिया? देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले इनकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? मथुरा। और मथुरा के बाद में इन्होंने अपनी राजधानी किसको बना लिया था? बयाना को। यानी करौली किसके अधीन आता था? बयाना के अंतर्गत आता था। देखिएगा, इसने अपने राज्य की राजधानी 1040 ईस्वी के आसपास, इसने अपने राज्य की राजधानी 1040 ईस्वी के आसपास बयाना को बनाया। को बनाया था बयाना को बनाया था। देख लिया? देखिएगा, बयाना में जो दुर्ग है, या बयाना को और किस नाम से जाना जाता है? भरतपुर नाम से। नहीं, वर्तमान में बयाना कहाँ है? भरतपुर में। वो तो ठीक है, लेकिन और किस नाम से जाना जाता है इसको, बयाना को? देखो, विजय मंदिरगढ़। यहाँ पे जो दुर्ग है उसको क्या कहते हैं? विजय मंदिर गढ़ कहते हैं। देखो, राजा महाराजा जिसे राजधानी बनाते थे वहां दुर्ग जरूर बनाते थे। क्या करते थे? दुर्ग। दुर्ग क्यों बनाते थे? क्योंकि उसके सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाते थे वो। तो यहाँ पर इन्होंने देखो विजय मंदिरगढ़ का निर्माण करवाया, या फिर हम कह सकते हैं बयाना दुर्ग का निर्माण कराया। अपनी राजधानी किसको बना ली इसने? देखिएगा, इसके समय ही 1046 ईस्वी में, इसके समय ही 1046 ईस्वी में, या ये सन के आसपास, मतलब फिक्स नहीं होती, ध्यान रखना। क्या? मतलब 1046 के आसपास ही गजनी के गजनी के तुर्क आक्रमणकारियों ने आक्रमणकारियों ने इस विजय मंदिर गढ़ पर इस विजय मंदिर गढ़ पर आक्रमण किया। आक्रमण। और कहते हैं विद्यार्थियों, ये जो गजनी के तुर्क आक्रमणकारी थे, इन्होंने इस विजय मंदिर गढ़ को, या फिर हम कह सकते हैं बयाना दुर्ग को, क्या कह सकते हैं? बयाना दुर्ग को, इसको विद्यार्थियों बारूद से उड़ा दिया। बारूद से उड़ा दिया तो अंदर का अगर कोई व्यक्ति इस दुर्ग में है तो वो थोड़ी बचेंगे जिंदा, वो भी मारे गए। मतलब कहने का मतलब ये है, जब गजनी के तुर्कों ने आक्रमण किया था इस बयाना दुर्ग के ऊपर, तो विजयपाल और इसका परिवार सहित इसमें ही समाप्त हो गए थे। लिखिएगा, एक मिनट वापस बोलना। बारूद बारूद से उड़ा दिया था, ये लिख लिया क्या? लिखिएगा, आक्रमण किया और विजय विजय मंदिरगढ़ को, ब्रैकेट में बयाना दुर्ग लिख सकते हैं, बारूद से उड़ा दिया, जिसमें विजयपाल और उसके परिवारजन के लोग मारे गए। परिवारजन के लोग मारे गए। परिवारजन के लोग मारे गए।
देख लिया। अब बताओ, इस पे विजय मंदिर गढ़ पे या फिर बयाना दुर्ग पर किसका अधिकार हो जाएगा? तुर्कों का अधिकार हो जाएगा, मुसलमानों का अधिकार हो गया। अतः इस प्रकार बयाना पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। मुसलमान ही थे सब। अगला शासक लिखो विद्यार्थियों, तिमन पाल। तिमन पाल, कई जगह ये तवन पाल भी मिलता है। विद्यार्थियों आपको पता है, बयाना पर 1046 के आसपास अ, मुसलमानों का अधिकार हो गया था। हुआ कि नहीं हुआ? इसके लगभग 12 वर्ष बाद कहते हैं कि ये तिमनपाल या तवनपाल उस समय उस दुर्ग में नहीं था। था तो उसका परिवारजन का ही, विजयपाल का क्या था, परिवार का ही सदस्य था, उसका ही बेटा था। लेकिन ये दुर्ग में नहीं था, ये इसके ननियाल गया हुआ था। तो फिर ऐसी स्थिति में ये तो छोटा ही था, मुसलमानों को पता नहीं था कि भाई इसके और भी रिश्तेदार कहीं दूसरी जगह रहते हैं। बाद में यहाँ का शासक किसको बनाया विद्यार्थियों? तवनपाल को बनाया। और तवनपाल कहते हैं कि इसने बयाना फोर्ट से 23 किलोमीटर दूर तिमनगढ़ दुर्ग बनाया। क्या बनाया? तिमनगढ़ दुर्ग बनाया। तो पहले जहाँ करौली के जो शासक है, जो अपनी राजधानी बयाना को बना रखा था, किसको बना रखा था? करौली को राजधानी नहीं बना रखा, ध्यान रखना। करौली में यादव वंश था, लेकिन वहां पर उन्होंने करौली को अभी तक राजधानी नहीं बनाया है। जैसे जैसलमेर का हम भाटी वंश पढ़ते हैं, जैसलमेर को तो बाद में राजधानी बनाएंगे। पहले किसको बनाया था उन्होंने? भटनेर को बनाया, तनोट को बनाया, लोद्रोवा को बनाया। जैसलमेर को तो बहुत बाद में बनाया था। इसी प्रकार करौली को बाद में बनाएंगे। तो अब अपनी राजधानी किसको बनाएंगे? तिमनगढ़ को बनाएगा। किसको बनाएगा अपनी राजधानी? क्योंकि बयाना पर तो किसका अधिकार हो गया? मुसलमानों का अधिकार हो गया। तो बयाना से 23 किलोमीटर दूर तिवनगढ़ का निर्माण करवाया और उसी को अपनी राजधानी बनाया। लिखिएगा, ये विजयपाल का सबसे बड़ा बेटा था। इससे पहले विजयपाल ही था ना। पिता का नाम क्या हो जाएगा इसका? विजयपाल। ये विजयपाल का सबसे बड़ा बेटा था। देखिएगा, इसने तुर्कों के आक्रमण के 12 वर्षों के बाद, तुर्कों के आक्रमण के, हुआ था ना 1046 के आसपास, तुर्कों के आक्रमण के 12 वर्षों के बाद बयाना से 73 किलोमीटर दूर, 73 किलोमीटर दूर तवनगढ़, ब्रैकेट में तिमनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तिमनगढ़ दुर्ग या तवनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और इसे ही अपनी राजधानी बनाया। तो कई बार राजधानी पूछ ली जाती है। क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। ये हो गया विद्यार्थियों तिमनपाल आपका ना। अगला शासक का नाम लिखो, धर्मपाल। देखो विद्यार्थियों, ये तिमनपाल या तवनपाल का बेटा था। पिता का नाम लिखो। पिता का नाम क्या है? तिमनपाल या तवनपाल। देखिएगा, इसने अपने शासनकाल में ही ढोल डेरा
इसने अपने शासनकाल में ढोल डेरा में जाकर ढोलगढ़ बनवाया था। गढ़ को किला कहते हैं ना, ढोलगढ़ का निर्माण करवाया था। और बाद में विद्यार्थियों इस ढोलगढ़ के आसपास ही शहर बस गया। विद्यार्थियों क्या बस गया? शहर। और ये शहर कहलाता है धौलपुर के। समझ लिखिएगा। इस धौलगढ़ को ही वर्तमान में धौलपुर फोर्ट दुर्ग धौलपुर दुर्ग कहते हैं। और धौलपुर के दुर्ग के आसपास जो शहर है उसको क्या कहते हैं? धौलपुर शहर। और इसी दुर्ग के आसपास धौलपुर शहर बसा हुआ है। देख लिया? अब देखो, धर्मपाल का बेटा विद्यार्थियों कंवरपाल। अब अगला शासक कौन बनेगा? कंवरपाल। लिखिएगा, कंवरपाल। देखो, इसने कोलारी में इसने कोलारी ब्रैकेट में कोलारी में एक किले का निर्माण करवाया था। इसके पिता में एक लाइन लिख सकते हो विद्यार्थियों। ये मुसलमानों से युद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। धर्मपाल के बारे में, मुस्लिमों से युद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। तो करौली के यादव वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? विजयपाल को माना जाता है। आदि पुरुष हो, मूल पुरुष हो, संस्थापक हो, किसको बताना आपको? विजयपाल हो। लेकिन करौली जो शहर है या करौली कस्बा है वो किसने बसाया था? अर्जुन पाल ने बसाया था। कब बसाया था? 1348 में। अगला शासक आएगा विद्यार्थियों अर्जुन पाल। लिखिएगा, कब शासक बनाता है? 1327 में। देखो, ये है कंवर पाल का। इससे पहले था ना कंवर पाल। अब इसके बीच में हो सकता है कुछ शासक आगे हो ना। यह कंवर पाल का वंशज था। इसका वंशज था कंवर पाल का बेटा जरूर नहीं है कि बेटा है, वंशज था, मतलब उस वंश से जुड़ा हुआ है। ये कंवर पाल का वंशज था जो 1327 में करौली की गद्दी पर बैठा। आप जैसे सवाई माधोपुर जाते हैं, सवाई माधोपुर से गंगापुर, गंगापुर से करौली जाते हैं, तो बीच में एक जगह आती मंडरायल। क्या आती? मंडरायल। वहां पे एक फोर्ट भी बना रखा है। मतलब करौली में बहुत सारी अलग अलग, जैसे इसका राजसमंद वाला सिस्टम नहीं है। राजसमंद में अलग अलग नगर बस के अलग अलग नगर मिलके एक राजसमंद जिला बन जाता है पूरा। राजसमंद तो है ही नहीं वहां पर। राजसमंद में राजसमंद नहीं है।
वहाँ पे है नाथद्वारा है और कांकरोली है। ऐसे मतलब आपस में ये मिलकर राजनगर है, लेकिन वो नहीं है, राजसमंद नहीं है वहाँ पर। और ये सब मिलके क्या कहलाता है? आज जैसे आप अजमेर में रहते हैं तो आपको पता था अजमेर कहाँ है? ये जो शहर वाला इलाका क्या कहलाता है? अजमेर कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट तो चलो पूरा ही है, किशनगढ़ भी अजमेर में आता है। अब किशनगढ़ जाओगे तो आपको किशनगढ़ जैसे ये लगेगा भाई हम किशनगढ़ में हैं। और किशनगढ़ कौन से जिले में आता है? अजमेर में आता है। जैसे आप केकड़ी जाते हैं तो केकड़ी में, और केकड़ी किस में आता है? अजमेर में आता है। और अजमेर खुद भी एक शहर है, अजमेर खुद भी ऐसा शहर है, लेकिन राजसमंद में ऐसा कुछ नहीं है। राजसमंद में बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर भी उस समय जब रियासत काल में अलग अलग क्षेत्र थे, तो उसमें एक किला था विद्यार्थियों जिसका नाम मंडराइल किला। कौन सा है? मंडराइल किला। तो अर्जुन पाल ने मंडराइल किले पर अधिकार कर लिया। देखिएगा, अर्जुन पाल ने मियाँ मक्खन को पराजित करके, तो मियाँ मक्खन को पराजित करके मंडराइल किले पर अधिकार कर लिया। अब देखो विद्यार्थियों, कोई समय तिमनगढ़ इनकी राजधानी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? तिमनगढ़ इनकी राजधानी हुआ करती थी, इनके मतलब पूर्वजों की। तो तिमनगढ़ भी करौली में ही है, मंडराइल भी कहाँ है? करौली में ही है। तो कोई समय इनकी तिमनगढ़ राजधानी हुआ करती थी। तो ये थोड़ा प्रतापी शासक है। जब ये मंडराइल किले के ऊपर अधिकार कर लेता है, तिमनगढ़ का जो किला है उस पर भी अधिकार करने की कोशिश करेगा। और तिमनगढ़ पर किसका अधिकार हो जाएगा? मुसलमानों का अधिकार है, तो मुसलमानों को भगाएगा वहां से भी। देखिएगा, इसने 1327 ईस्वी में ही तिमनगढ़ दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। और मुसलमानों को वहां से भगा दिया। मतलब मुसलमानों से छीना, कहने का मतलब यही है। हालांकि था इनका खुद का ही, भाई इनके पूर्वजों ने तो तिमनगढ़ की स्थापना की थी। तिमनगढ़ दुर्ग किसने बनाया था? तिमनपाल ने बनाया था, जो कि इनका पूर्वज था, उसने बनाया था। लेकिन वह मुसलमानों का अधिकार हो गया था। मुसलमानों का अधिकार हो गया तो इसने वापस जो इनकी तिमनगढ़ पर इनका अधिकार होना चाहिए था, तो अपने अधिकार को वापस इसने प्राप्त कर लिया। कब प्राप्त किया था? 1327 ईस्वी। तो देखो इसके पास मंडराइल आ गया, तिमनगढ़ आ गया, ध्यान रखना। और यहाँ पर यादव वंश का शासन स्थापित किया। भाई मुसलमानों का शासन हटाकर, मुसलमानों को भगाकर कौन से वंश की स्थापना की वापस यहाँ पे? यादव वंश स्थापित किया। तथा 1348 ईस्वी में करौली कस्बा बसाया, जिसका पुराना नाम क्या मिलता है? कल्याणपुर या कल्याणपुरी। लिखिएगा, करौली को रेखांकित करके लिख लो। कल्याणपुरी कस्बा भी मिलता है कई बार। करौली की जगह क्या मिलता है? तो कल्याणपुरी कस्बा या नगरी जो भी है, ये किसने बसाया था? अर्जुन पाल ने विद्या। और कल्याणपुरी को वर्तमान नाम क्या देते हैं हम? करौली नाम देते हैं। और कल्याणपुरी संभवतः इसका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि वहां श्री कल्याण जी का मंदिर है, उस मंदिर के नाम पर ही इसका हो सकता नाम रखा गया हो। आपसे पूछा जाए, यहाँ पे एक मंदिर है विद्यार्थियों, केला माता मंदिर। और वो कौन सी नदी के किनारे है? कालीसील नदी के किनारे है। अब करौली कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? कालीसील। लेकिन यहाँ पे एक नदी नदी बहती, भद्रावती भी, तो इसलिए को भद्रावती नगरी भी बोलते हैं इसको। तो कालीसील नदी के किनारे बसा हुआ करौली शहर। लिखिएगा, करौली शहर
काली सील, काली सील नदी के किनारे बसा हुआ है। अब तो लोगों ने कब्जा कर लिया, नाला बना दिया। देखो, अर्जुन पाल ने करौली में ही अंजनी माता, अंजनी माता मंदिर का निर्माण करवाया। हनुमान जी की माता का नाम क्या है? अंजनी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा गढ़कोट का निर्माण करवाया। कोट का नाम है ये, गढ़कोट के दुर्ग का निर्माण करवाया, के दुर्ग का निर्माण करवाया। लिख लिया? अगला शासक लिखो विद्यार्थियों, महाराजा गोपाल यादव। महाराजा गोपाल यादव। और इसका शासनकाल लिख लो, 1533 से लेकर 1569 तक। लिख लिया? इस समय हिंदुस्तान का मुगल बादशाह कौन कौन रहेंगे विद्यार्थियों? एक तो हुमायूं रहेगा, और वापस बीच में शेरशाह सूरी आ जाएगा, वापस हुमायूं आ जाएगा, और वापस अकबर आ जाएगा। अकबरी भी आ गया ना इसी दौरान। ठीक है, 1556 के आसपास अकबर आ जाता है। और 1570 में नागौर दरबार लगता है। नागौर दरबार के समय तो ये नहीं था, लेकिन उससे पहले ही इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, है ना? देखिएगा, इसने दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तथा अकबर के कहने पर ही अकबर के कहने पर ही इसने दौलताबाद अभियान किया। दौलताबाद अभियान किया और दौलताबाद के दाऊद खां को पराजित किया। दौलताबाद के किसको पराजित किया इसने? दाऊद खां को पराजित किया। अब बताओ विद्यार्थियों, एक अकबर की अधीन आया एक सेवक, एक रियासत ने अधीनता स्वीकार की जिसका नाम महाराजा गोपाल यादव है, और अकबर ने इसको एक काम भी सौंपा कि काम का आदमी है कि नहीं है। तो इसने दौलताबाद के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा अकबर ने इसको, और जब इसको दौलताबाद के दाऊद खां को इसने पराजित कर दिया तो अकबर इससे क्या हुआ? खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। बादशाह प्रसन्न हो गया इससे, उपहार स्वरूप कुछ न कुछ तो देगा इसको। देखिएगा, अतः अकबर ने प्रसन्न होकर रणजीत, युद्ध में जीत, रणजीत नक्कारा, ब्रैकेट में नगाड़ा लिख सकते हो आप, नगारा, नक्कारा ब्रैकेट में नगारा, भेंट किया, जो वर्तमान में भी करौली के राजघराने में मौजूद है।
करौली राजघराने में आप एक नगाड़ा देखते हैं विद्यार्थियों, नक्कारा या नगाड़ा जो भी है। तो उसके बारे में जैसे आप एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो वहाँ के जो आपको समझाने वाले लोग हैं वो समझाएंगे आपको, जो गाइड होता है, कि ये नक्कारा महाराजा गोपाल यादव को मुगल बादशाह अकबर के द्वारा भेंट किया गया था। समझ जाओगे इस चीज़ को, क्यों भेंट किया था वो आपको पता ही, आपने इतिहास पढ़ ही रखा है। एक तो केवल नगाड़े से पार थोड़ी पड़ेगी, और कोई कोई इसको कार्यभार भी सौंपेगा, कोई इनको रियासत देगा इसको। और करौली का शासक तो यही है, लेकिन आपने देखा होगा जब भी राजपूताना के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो उस रियासत के राजा तो वो रहते ही रहते थे, लेकिन कहीं दूसरी जगह का उनको कभी सूबेदार बना दिया, कभी सेना नायक बना के युद्ध के लिए भेज देता था कि नहीं भेजता था। कोई वाला सिस्टम है विद्यार्थियों, आप किसी विधानसभा के विधायक तो है, वहाँ के विधायक तो है ही आप, लेकिन कहीं जैसे राजस्थान में आपको दूसरी जगह जरूरत पड़ी तो प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हो कि नहीं जाते हो आप। राजस्थान से बाहर भी कई बार बिहार में जैसे इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ भेज देते हैं, भेजते हैं ना ऐसे। ऐसे आज से नहीं भेजते, पहले भी भेजते थे, राजतंत्र में भी ऐसा होता था। राजतंत्र में युद्ध युद्ध वगैरह उनके लिए भेजते थे, और अभी लोकतंत्र है तो इसमें प्रचार प्रसार के लिए भेजते हैं, और भेजते तो है। देखिएगा, दौलताबाद को जीतने के बाद अकबर ने महाराजा गोपाल यादव को अजमेर का किलेदार बना दिया था। ये किले की क्या करेगा, बढ़िया सुरक्षा करेगा। अजमेर का किलेदार बना दिया। अरे किसी को किलेदार नहीं बनाता, ध्यान रखना, किले का एक प्रकार से पूरी चाबी उसके पास होती है। देखिएगा, इन्होंने मानचलपुर फोर्ट, इन्होंने मानचलपुर दुर्ग में महलों का निर्माण भी करवाया था, महलों का निर्माण भी करवाया था। देख लिए। अब देखो विद्यार्थियों, कहता है कि महाराजा गोपाल यादव की छठी पीढ़ी में एक व्यक्ति होंगे धर्मपाल, जो अगले शासक बने। अगला शासक का नाम लिखो, महाराजा धर्मपाल द्वितीय। लिखो, ये महाराजा गोपाल यादव की छठी पीढ़ी के थे। कौन सी पीढ़ी का था, छठी पीढ़ी। देखो, इन्होंने 1707 में करौली को राजधानी बनाया। इसने राजधानी किसको बनाया था, करौली को। विद्यार्थियों, मतलब ये काफी बहादुर व्यक्ति था। ऐसा था, ये बहादुर व्यक्ति था, तलवार चलाने में माहिर था। और इसके आसपास जो जाति निवास करती है वो मीणा जाति निवास करती है। उन्होंने इस करौली पर अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन ये काफी बहादुर व्यक्ति था, अपने तलवार के बल पर इन लोगों को डांट कर रखा। देखिएगा, यह एक बहादुर व्यक्ति था, यह बहादुर शासक था, इसलिए जब मीणाओं के द्वारा करौली को हथियाने की कोशिश की तो उन्हें पराजित किया।
लिख लिया। अगला शासक लिखो विद्यार्थियों, गोपाल पाल। देखो, ये 1750 ईस्वी में शासक बना। देखो, 6 फरवरी 1757 को इसका निधन हो गया। छह फरवरी 1757 क्या हो गया, इसका निधन हो गया विद्यार्थी। लिख लिया। अगला लिखो, इसने करौली शहर के चारों ओर लाल पत्थरों का एक परकोटा बनाया। रेड स्टोन का क्या बनाया इसने, एक परकोटा बनाया। लिख लिया। इस शहर पनाह कहते हैं, परकोटे को क्या कहते हैं, शहर पनाह। तो इसने एक शहर पनाह का निर्माण करवाया था विद्यार्थी। देखिएगा, इसने गोपाल मंदिर, गोपाल मंदिर, कौमा नक्कार खाना, नक्कार खाना, कल्याण जी का एक नया मंदिर बनाया, नया कल्याण जी का मंदिर, और एक मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया। क्या बनाया, मदन मोहन। तो मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया, कल्याण नया एक कल्याण मंदिर बनाया, श्री कल्याण जी का मंदिर, एक नक्कार खाने की स्थापना की, गोपाल मंदिर बनाया इसने, और साथ ही में खैरपना का निर्माण करवाया। एक उपाधि थी, एक खिताब था विद्यार्थियों। तो कई बार पूछा गया कि गोपाल पाल को माही मरातीब का खिताब किसने प्रदान किया था, किस मुगल बादशाह ने प्रदान किया था। तो मोहम्मद शाह ने। किसने किया था, मोहम्मद शाह ने। तो लिखो, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, रंगीला भी कहते हैं इसको, रंगीला बादशाह ना। मोहम्मद शाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने गोपाल पाल को माही मरातीब का खिताब प्रदान किया था। लिख लिया। अब लिखो विद्यार्थियों, हरबख्श पाल सिंह। देखो, आप तो एक तो विजयपाल सिंह को रेखांकित कर, मतलब इंपॉर्टेंट कर लेना, एक अर्जुन पाल को रेखांकित कर लेना, और एक इसको हरबख्श पाल सिंह इंपॉर्टेंट कर लेना, हरबख्श पाल सिंह। देखो विद्यार्थियों, गोपाल पाल का निधन कब हो जाता है, 57 में हो जाता है। फिर उसके बाद में इस गोपाल पाल का ही कोई वंशज था जिसका नाम है हरबख्श पाल सिंह, और ये 1804 में शासक बनता है। देखो, ये 1804 में करौली का शासक बना। देख लिया। देखो, यह गोपाल पाल का वंशज था। किसका वंशज था, गोपाल पाल का वंशज था। छोटी रियासत तो ज्यादा जानकारी नहीं देते विद्यार्थी स्रोत।
गोपाल पाल का क्या था? वंशज था। 1812 में विद्यार्थी माची का युद्ध लड़ेगा। देखो, इसके समय 1812 में माची का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? मांची का युद्ध हुआ। और इसने यहाँ के नवाब मोहम्मद शाह खां खां को पराजित किया। देखिए विद्यार्थियों, मराठों ने बहुत ज्यादा परेशान किया था लोगों को। मराठों से परेशान होने की वजह से लोगों ने किसकी सहायता ली थी? अंग्रेजों की सहायता ली। अगर माना कि करौली रियासत को कोई मराठा परेशान करेगा तो वो अंग्रेजों के पास जाएंगे ही नहीं जाएंगे। तो इसके समय इसका मतलब यह है मराठों ने आक्रमण किया होगा। तो लिखिएगा, इसके समय मराठा लीडर सिंधिया सिंधिया ने करौली पर आक्रमण किया। खुद नहीं आया था, उसने अपना सेना नायक भेजा था विद्यार्थी। तो सिंधिया का सेना नायक था जिसका नाम क्या था? बैप्टिस्ट। तो बैप्टिस्ट ने आक्रमण किया था इस पे। इसके समय सिंधिया ने आक्रमण किया। सिंधिया को रेखांकित करके लिख सकते हो, बैप्टिस्ट सेना नायक के द्वारा। सिंधिया का सेना नायक था बैप्टिस्ट। अंग्रेज नहीं थे, आप ये कह सकते हो। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ हुआ करते थे फ्रांसिस, यूरोपियन कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो आप? यूरोपियन कह सकते हो। और कई यूरोपियन इन मराठाओं की सेना में थे। अपना दुश्मन का अगर कोई दुश्मन है तो अपना दोस्त होता है वो। अपने जो भी दुश्मन होता है उसका अगर कोई दुश्मन है तो उसको अपना दोस्त बना लो, अपना काम हो जाएगा। तो सिंधिया का एक सेना नायक है बैप्टिस्ट, उसने किसके ऊपर आक्रमण किया था? करौली पर आक्रमण किया, जिसे हरबख्श पाल के द्वारा हिराज देकर वापस भेज दिया। मतलब धंधे के वापस भेज दिया, कहने का मतलब देकर वापस भेज दिया। एक धनराशि है, एक प्रकार से मान ली। देखो विद्यार्थियों, हरबख्शपाल परेशान है किससे? मराठाओं से। तो अब किससे समझौता करेगा ये? और मेटकोप घूम ही रहा है। मेटकोप का काम क्या है? रियासतों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करवाना। मेटकोप का काम ही यही था। तो मेटकोप के कहने पर इसने क्या कर लिया? अधीनता स्वीकार कर लिया। कहते हैं विद्यार्थी, जितनी भी रियासतें थी उनमें सबसे पहले वो भरतपुर को छोड़ दो आप, पहले जो भरतपुर और अलवर ने की थी उसके अलावा, जब ये आर्थिक पार्थक्य नीति के तहत अधीनता स्वीकार कर रहे थे तो 1817 में पहली बार करौली ने अधीनता स्वीकार की थी। कुछ किताबों में टोंक मिलता है। क्या मिलता है? टोंक। टोंक ने भी 1817 में की थी, लेकिन वह 15 नवंबर 1817 में की। और इसने की थी, इसके लिए कुछ तो कहते हैं कि 15 नवंबर 1817 को की, और कुछ कहते हैं 9 नवंबर को कर ली थी। अगर 9 नवंबर मानते हैं हम तो पहले किसका आएगा नाम? करौली का आएगा। और 15 नवंबर मानते हैं दोनों की, करौली और इसकी, तो फिर दोनों एक ही दिन हो गया, वो तो दोनों के लिए। फिर ज़्यादातर ऑथेंटिक किताबों में ये लिखा हुआ है कि हरबख्श पाल सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी। वो की थी 1817 में, 9 नवंबर 1817 को। लिखिएगा, हरबख्श पाल सिंह ने 9 नवंबर 1817 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली।
ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली। अब देखो कई किताबों में क्या मिलेगा आपको, 9 नवंबर 1817, और किसी में क्या मिलेगा 15 नवंबर 1817। डेट याद रखना विद्यार्थियों, 9 नवंबर याद रखना आप लोग। और 9 नवंबर नहीं आए तो फिर 15 नवंबर कर देना, और दोनों आ जाए तो 9 कर देना, ठीक है। लिखिएगा ये संधि मैटकॉप की अधीनस्थ पार्थक के नीति के तहत की गई थी। अधीनस्थ पार्थक के नीति के तहत की गई थी। अर्थात हरबख्श पाल सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी अधीनता स्वीकार कर ली विद्यार्थियों? अब बताओ अंग्रेज भक्त रहेगा कि नहीं रहेगा ये? जब भी अंग्रेजों को इसकी जरूरत पड़ेगी तो अंग्रेजों की हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहेगा। मजबूरी बस रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा तो, क्योंकि इनकी खुद की सेना तो होती नहीं थी वहां पर। सेना किसकी डाल देते थे? अंग्रेज खुद की सेना डालते थे। खर्चा किससे लेते? इनसे लेते थे। लिखो, इस प्रकार करौली राजस्थान की पहली ऐसी रियासत थी जिसने वो जो 1803 और 5 के आसपास जो संधिया हुई है वो सहायक संधिया थी, और ये अधीनस्थ संधिया है। देखिएगा क्या लिखा आपने, इस प्रकार करौली राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अधीनस्थ संधि की। कैसी? अधीनस्थ संधि। सहायक संधि और अधीनस्थ संधियों में थोड़ा अंतर होता है, ध्यान रखना। कब शासक बना था विद्यार्थी? ये 1804 बना था। फिर इसकी निधन हो जाता है विद्यार्थियों 1837 में। 19 इसका निधन होता है। देखिएगा 1837 में हरबख्श पाल सिंह का निसंतान निधन हो गया। ये कोटा बूंदी वालों को हमेशा सपोर्ट करेगा, ये जो करौली वाला शासक है ना ये, और वो आडोती क्षेत्र में आता है। कोटा बूंदी किस में आता है? आडोती में आता है। अब अगला शासक बनेगा विद्यार्थियों प्रताप पाल। अगला शासक का नाम लिखो आप, प्रताप पाल। देखो जब 1837 में हरबख्श पाल सिंह का निसंतान देहांत हुआ तो हाडोती के राव अमरपाल, हाडोती के राव अमरपाल के पुत्र प्रताप पाल को करौली का शासक बनाया गया। अंग्रेजों ने काफी काम तो ठीक किए थे, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाना वगैरह, तो ठीक ठाक काम कर देते। तो हरबख्श पाल की एक विधवा थी, विधवा रानी कह सकते हो आप, सती नहीं हुई थी। तो हरबख्श पाल की एक विधवा थी, उसके और ये प्रताप पाल के दोनों के नहीं बन पा रही थी। तो फिर ऐसी स्थिति में प्रताप पाल नाराज हो जाता है और करौली के बाहर ही रहने लगता है।
तो जो करौली रियासत वाला जो इनका वो दुर्ग था उससे बाहर रहने लग जाता है। देखिएगा, प्रताप पाल और हरबख्श पाल सिंह की विधवा महारानी में मनमुटाव हो गया था। मनमुटाव हो गया था, इसलिए प्रताप पाल करौली छोड़कर मंदिर चले गए। मंदिर कहते हैं विद्यार्थियों, मंडराइल फोर्ट है ना, उसको मंदिर चले गए थे। मंदिर के ब्रैकेट में लिख लेना मंडरायल। कहाँ चले गए थे? मैंने कहा ना, अगर जैसे आप मैप में दिखाओगे, ये विद्यार्थी सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर से इधर से आप जैसे अजमेर अजमेर से कहाँ जाओगे? टोंक। टोंक से कहाँ गए? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में ये पूरा हेडक्वार्टर है। फिर इधर जाओगे तो गंगापुर आ जाता है। गंगापुर से इधर जाओगे तो करौली आएगा। और यहाँ बीच में पड़ता है मंडरायल। क्या पड़ता है? मंडरायल। मंडरायल में जाके रहने लग गया था। कब शासक बना था विद्यार्थी? 1837 और 1849 में इसका निधन हो गया। 1849 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, अब बनेगा विद्यार्थियों राव मदन पाल। और इंपोर्टेंट कर लो इसको, क्योंकि 1857 क्रांति के समय यही शासक था, मदन पाल। पूछा जाता है 1857 क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? मदन पाल। देखिएगा, प्रताप पाल के बाद में, प्रताप पाल हाडोती का है कि नहीं है? प्रताप पाल के बाद में इन्हीं के रिश्तेदार, इन्हीं के रिश्तेदार राव मदन पाल को, राव मदन पाल को 14 मार्च 1854 को करौली की गद्दी पर बिठाया गया, करौली का शासक बनाया गया। देखो, 1857 क्रांति के समय करौली का शासक यही था। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक यही था। या ऐसे लिख सकते हैं, इन्हीं के समय 1857 क्रांति हुई थी। लिख लिया? देखो, कोटा में कोटा में क्रांतिकारी घटना बता रहा हूँ। कोटा में क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। कोटा में क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। तो उस समय मदन पाल ने कोटा के महाराजा की मदद करने के लिए अपनी सेना भेजी थी। देखो, 16 अगस्त 1869 को राव मदन पाल का निधन हो गया।
और निसंतान मृत्यु हुई थी। कैसी हुई थी? निसंतान। तो विद्यार्थियों, इसकी निसंतान मृत्यु हुई तो ऐसी स्थिति में इसका भतीजा शासक बनेगा, भाई का बेटा। इसका नाम था लक्ष्मण पाल। अगला शासक लिखो, लक्ष्मण पाल। लक्ष्मण पाल लिखो। जब महाराजा मदन पाल की निसंतान मृत्यु हुई, जब महाराजा मदन पाल की निसंतान मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका भतीजा भतीजा करौली की गद्दी पर बैठा। अब कुछ दिन बाद में ये भी टपक गया। 12 सितंबर 1869 को, देखो 12 सितंबर 1869 को इसका भी देहांत हो गया। लिख लिया। अगला शासक देखो, जयपाल सिंह। जयपाल सिंह देखो, इसने जयनगर कस्बा बसाया था। कौन सा? जयनगर कस्बा बसाया था। अंग्रेजों का शासन काल अब कोई मतलब नहीं। देखिएगा, अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार कर रखी है इन्होंने। 17 नवंबर 1875 को इसका निधन हो गया। लिख लिया। अगला शासक लिखो विद्यार्थियों, अर्जुन पाल। वो अर्जुन पाल अलग है, ये अर्जुन पाल अलग है ना। अगला शासक लिखो, अर्जुन पाल। देखो विद्यार्थियों, इस जयपाल सिंह का कोई रिश्तेदार था, इसको शासक बनाया। कहाँ का? करौली का। देखिएगा, महाराजा जयपाल सिंह का रिश्तेदार था। नाम मात्र शासक थे, केवल करते थे। लिखो, ये 17 जनवरी 1876 को 1876 को करौली का शासक बना। 17 जनवरी 1876 को करौली का शासक बना। डेट में और दिक्कत हो रही है, प्रॉपर नहीं मिलेगी डेट। 17 जनवरी 1876 को शासक बना। देखिएगा, इसका शासन प्रबंधन या इसकी रियासत का शासन प्रबंधन सही नहीं चल रहा था, इसलिए 1882 में अंग्रेज इंटरफेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए 1882 ईस्वी में इसे, देखो अंग्रेज क्या चाहते थे, मतलब राजा महाराजाओं को आगे रख के शासन करना चाहते थे ताकि जनता विरोध ना करे। बाकी पूरा बागडोर तो उनके हाथों में होती थी। अचानक किसी राजा को हटा देंगे तो जनता विरोध करने लग जाएगी। अब उनकी संख्या तो वैसे कम, जहां भी मिलेंगे अंग्रेजों को मारेंगे वो पकड़ पकड़ के। भाई भारतीय पूरी जनता अगर इनको मारने लगेगी तो फिर बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। तो 1882 में विद्यार्थी इनको बेदखल कर दिया, मतलब राजकाज से। क्या लिखा आपने? 1882 में अंग्रेजों ने इसे राजकाज से बेदखल कर दिया। राजकाज से बेदखल कर दिया और फिर वहां पर करौली रियासत का कोई न कोई मैनेजमेंट तो देखेगा भाई, प्रशासन तो चलाएगा ना कोई न कोई।
तो ये अंग्रेजों के कौन होते थे? पीए, पॉलिटिकल एजेंट होते थे। तो करौली रियासत का जो व्यवस्था है वो किसको सौंप दी? पीए को सौंप दी, पॉलिटिकल एजेंट को सौंप दी। देखिएगा, तथा पॉलिटिकल एजेंट को करौली का शासन प्रबंधन सौंप दिया। क्या करना है ऐसी जिंदगी जी के। और 6 सितंबर 1886 को इसका निधन हो गया। एक मिनट, 6 सितंबर नहीं विद्यार्थी, ये तो इसकी सितंबर लिख लो आप। तो सितंबर 1886 को इसका निधन हो गया। लिख लिया? अगला शासक लिखो विद्यार्थियों, भंवरपाल। अगला शासक कौन है? भंवरपाल। कहते हैं विद्यार्थी अर्जुन पाल का दत्तक पुत्र था। देखिएगा, ये अर्जुन पाल का दत्तक पुत्र था। इसके इसके पिताजी की मृत्यु कब हुई है? 1886 में। ये 1886 में करौली की गद्दी पर बैठा। 1886 में करौली का शासक बना। कहते हैं विद्यार्थियों इसके समय करौली में रेल लाइन, क्या, रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ था। देखो, इसके समय करौली में रेल लाइन बिछाई गई थी। लिख लिया? भोमपाल इंपोर्टेंट कर लो, भोमपाल को इंपोर्टेंट कर लो। लिख लिया? भोमपाल के पिताजी कौन थे? भंवरपाल। तो लिखिएगा, भंवरपाल का 1927 में देहांत हो गया था। उसके बाद उसी के रिश्तेदार भोमपाल को शासक बनाया गया। भंवरपाल का निधन हो गया था और किसको बनाया गया? भोमपाल को बनाया गया। कैसे नाम है और कुछ नहीं। देखिए, देखो विद्यार्थी, जिस समय भोमपाल शासक बना तो उस समय देखो लगभग स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है। तो लोग जागरूक हो चुके हैं, स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे कि भाई हमें स्वतंत्र करो, स्वतंत्र करो। और इसी दौरान करौली प्रजा मंडल की स्थापना हो जाएगी 1939 में, इसलिए मैंने इंपोर्टेंट करवाया। देखिएगा, इसी के शासनकाल में करौली में स्वतंत्रता आंदोलन और उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु, उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु काफी प्रयास किए गए। और इसी के शासनकाल में 1939 में 1939 में करौली प्रजामंडल, अलग अलग प्रजामंडलों का नाम सुना होगा ना आपने, करौली प्रजा मंडल की स्थापना की गई। लिख लिया?
भोपाल का निधन कर दो 1947। डेथ कब हुई थी इसकी? 1947। देख लिए। तो शासक कब बना था विद्यार्थी? 27 में। कब तक? 46 तक। अगला शासक नाम लिखो विद्यार्थियों। गणेश पाल। गणेश पाल। कई बार पूछा जाता है विद्यार्थियों कि जब एकीकरण हुआ था उस समय करौली का शासक कौन था? गणेश पाल था। देखो, अप्रैल 1947 में जब भोपाल का निधन हुआ तो गणेश पाल को यहाँ का शासक बनाया। और आपको पता है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है वो 7 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। उसका अगर हम फर्स्ट चरण की बात करें तो फर्स्ट चरण का नाम था विद्यार्थियों मत्स्य संघ नाम था। क्या नाम था? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासत थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। यही थी। या फिर सी लिखते हैं हम कई बार, वैसे क्या होता है, कैसे होता है, करौली कैसे शुरू होता है, लेकिन हम जैसे ट्रिक बना रखी तो उसमें ABC लिखते हैं। ABCD है ना। तो करौली की बात करें अगर विद्यार्थियों, पहले सी लिख देता हूँ। ट्रिक भी बना रखी फिर गड़बड़ भी कर दी तो कर। ठीक है, तो मत्स्य संघ का हिस्सा बना दिया था विद्यार्थी इसको। कब पहला चरण कब हुआ था? 18 मार्च 1948। तो 18 मार्च, कई जगह 17 मार्च भी मिलता है ना। तो 18 मार्च 1948 को करौली को मत्स्य संघ का हिस्सा बना दिया। जिस समय इसको मत्स्य संघ में शामिल किया था उस समय करौली का शासक कौन था? गणेश पाल। देखिएगा, 18 मार्च 1948 को करौली को मत्स्य संघ में शामिल कर लिया गया। मत्स्य संघ में शामिल कर लिया। देखिएगा, गणेश पाल करौली का अंतिम शासक था। गणेश पाल करौली का अंतिम शासक था। देख लिया। इसी के साथ करौली राजवंश, करौली का जो यादव राजवंश है वो मेरी तरफ से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया विद्यार्थियों। धन्यवाद।